गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? बहुत अच्छा। चलो शुरू कर, मैं भी बहुत अच्छा हूँ बच्चों। और शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पढ़ लिया था और लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग थी रिजिड एचटीसी। आर फॉर रिजिडिटी, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। जी फॉर guarantee, planning doesn't provide guarantee to success. D for dynamic, planning may not work in a dynamic environment. Rigid HTC. H for huge cost, planning involves huge cost. T for time consuming, planning is a time consuming process. And C for creativity, planning reduces creativity. रिजिड एचटीसी, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ बच्चों ये सारी जो लिमिटेशंस है वो कल हमने बहुत अच्छे से देख ली थी, बहुत डिटेल में। अगर आपको कोई डाउट हो तो बताओ, कुछ पूछना है आगे क्या टॉपिक स्टार्ट करूं? बच्चों एक टॉपिक है हमारा, और हमारे सिलेबस की पहली प्रोसेस, हमारे सिलेबस के मैनेजमेंट के पहले बच्चे की पहली प्रोसेस, ठीक है। और बस एक बच्चे की एक ही प्रोसेस है, फिर दूसरे बच्चे की एक प्रोसेस है। तो बात करते हैं किसकी? प्लानिंग प्रोसेस की। किसकी बात करते हैं? प्लानिंग प्रोसेस की बात करते हैं बच्चों। जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि जी हमें प्लानिंग करनी है, हमें ना एक प्रोसेस लगानी है, हमें प्लान बनाना है। तो वो जो प्रोसेस है, वो जो वो जो सीक्वेंस है, उसमें कुछ स्टेप्स होंगे ना। ये जो हमारी मर्जी आएगा हम वैसे कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। और बच्चों एक चीज ये भी समझ के चलना, अभी तक मैं आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाता था, चाहे मैं वो आपको लिमिटेशन पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो मैं आपको इम्पोर्टेंस पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं फीचर्स पढ़ा रहा हूँ, उनको ऊपर नीचे करते हो तो चलेगा। चाहे मैं उन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँ एमटी के हिसाब से, चाहे आपकी बुक में कुछ लिखे हो, आप एग्जाम में उनका सीक्वेंस कुछ भी लिख के आओ, लेकिन यहाँ पे जो प्लानिंग प्रोसेस है ना, इसका सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। इसको हमें एज इट इज वन बाय वन, एक के बाद एक के बाद एक, जिस ऑर्डर में मैंने यहाँ पे लिखी है उसी ऑर्डर में आपको इसे माइंड में सेट करनी पड़ेगी। और अगर पेपर में आती है, वैसे आजकल का वर्किंग स्टाइल एग्जामिनर का ये नहीं है कि वो पूरी प्रोसेस देगा, वो बोल देगा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऐसे नहीं देगा, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से देता है। वो तो मैं भी आपको नहीं बता रहा हूँ कैसे देता हूँ, तो पढ़ा जब मैं आपको पढ़ा दूंगा उसी के बाद बताऊंगा कि कैसे इसका क्वेश्चन आता है। लेकिन बस एक बात तो समझ के चलना कि आपको आपके माइंड में इनका जो सीक्वेंस है, इनका जो ऑर्डर है, वो ऊपर नीचे नहीं करना, एज इट इज है, एज इट इज ही पढ़ना है। कंटेंट इसके अंदर का आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, पॉइंटर्स सेम आ सकते हैं, लेकिन हेडिंग चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। हेडिंग एज इट इज रहेगी और वो सीक्वेंस में ही चलेगी, बिकॉज यहाँ पे अगला काम तभी परफॉर्म हो सकता है जब पहले वाला होगा, है ना। ऐसे नहीं कि तुमने जो सबसे पहले हेडिंग लिखी थी उसको सबसे बाद में लिख दिया, या बीच वाली हेडिंग्स का ऑर्डर क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। हमें प्लानिंग करनी है बच्चों, और बोल रहा है द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस। इसमें ये स्टेप होंगे, है ना। जब हमें प्लानिंग करनी है तो सबसे पहले तो भैया सेटिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? देखो कितनी तेज है, हाँ, कितनी जल्दी एकदम से, है ना। अंदर का इंसान जग गया, सारी नींद वगैरह सब भाग गई। हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे। अरे जब टारगेट ही सेट नहीं करेंगे हम, तो अचीव किसे करेंगे? पहले तो क्या सेट करना पड़ेगा? टारगेट सेट करना पड़ेगा। तेरी आवाज में, तेरी टोन में मेरे को कुछ अलग ही मतलब ऐसा फील आ रहा है ना। टारगेट पहले क्या सेट करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट टारगेट सेटिंग के आगे बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। उसे टारगेट को देख, तेरे मन में भी लड्डू फूटा। हाँ जी। तो टारगेट सेट करना सबसे पहला क्या है, आपका स्टेप है। तो लिखा है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। और ये सारे बच्चों को पता है ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव वो होता है जो मेरे से दूर है, जो मेरे से दूर है, जिसको मैं पाना चाहता हूँ, जिसको पाने के लिए मैं पागल हूँ, है ना, जिसके लिए मैं दिन रात क्या करता हूँ, मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ। ठीक है। दरअसल ये क्या है ना, ये बच्चा रात में सोता नहीं है, तो इसलिए बता। नहीं, मजबूरी नहीं है यार, हर रात में जागने वाला इंसान आशिक नहीं होता,
है ना, कुछ पढ़ाई करने वाले भी होते हैं। हाँ जी। अब वो तो खैर देखो, तुम ज्यादा जानते होंगे, से तुम्हारे साथ का बंदा है, तो क्या करता है क्या नहीं करता है तो तुम्हें पता है। हाँ जी। तो चलो, एक दूसरे डिस्कशन में ना निकल जाए तो कम टू द पॉइंट। सेटिंग ऑब्जेक्टिव बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करने की। किसकी बात कर रहे हैं? देखो बच्चों, जब मैं अपने कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझाता हूँ तो तुम्हारी सारी नींद वींद सब भग जाती है। अब इसी चीज को मैं इंग्लिश में बोलूंगा ना, तो तुम लगेगा हाँ यार कैजुअल है, कुछ नहीं है। ठीक है ना। अभी जो मैंने हिंदी में बोला, मैंने अपने मन से कुछ नहीं बोला। ठीक है ना। जो इंग्लिश है, वो इंग्लिश को मैंने आपकी लैंग्वेज में, है ना, उसको ताकि आप उसे समझ सको तो वैसे बताया। लेकिन पता नहीं आप अंदर अंदर से क्यों मन में लड्डू फूटता है आपके। अभी मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स आर दोज एंड पॉइंट्स। मैंने क्या बोला था कि ऑब्जेक्टिव वो है जो मेरे से दूर है। ऑब्जेक्टिव आर दोज एंड पॉइंट्स। ठीक है ना। जिसके लिए मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, शाम से रात तक मेहनत करता हूँ, जिसके लिए मैं सोता नहीं हूँ। ठीक है ना। जिसको पाने के लिए मैं पागल हूँ, जिसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। उसी को मैंने इंग्लिश में बोला कि objectives are those endpoints towards which all the activities of an organization are directed। जिसके लिए मैं हर एक एक्टिविटी क्या करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ। वो एंड पॉइंट मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। और आज मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ उस एंड पॉइंट को पाने के लिए, उस डेस्टिनेशन को पाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है ना। आप अगर सुबह सुबह अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके आ रहे हो तो आप, हाँ, आपका भी कोई टारगेट होगा। ठीक है ना, जिसे आप क्या करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो। है ना। सारे बच्चे नोट्स बनाते हैं, रिवीजन करते हैं, और भी बहुत टेस्ट देते हैं। है ना। कभी कभी गाली भी देते हैं टीचर को। अरे तो सामने से बोलने की बात होती है। हाँ, सामने से कुछ और, पीछे से कुछ और होते हैं। तो बच्चों, ऐसे में क्या है। हाँ जी। बच्चों, मैं क्या बोल रहा था आपको। तो आप क्या है ना कि इतनी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, है ना। कभी कभी प्रेशर भी आता है, कभी कभी हंसी खुशी से भी काम करते हो आप। तो ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, कोई तो टारगेट होगा, किसी को तो पाना होगा जिंदगी में, है ना। तो उसी को सेट करना है, जिसको पाना है ना, आज उसको सेट तो करना है कि पहले ये मन में लेके तो आना है, अपने प्लान्स में ये कंसीडर तो करना है, उसको रिटन में लिखना तो है कि मेरे को ये चीज पानी है। नहीं, कैसे मिलेगी चलो वो तो आगे बात करेंगे, लेकिन पहले तो ये देखो कि मेरे को इस चीज को पाना है, इस चीज को हासिल करना है। ठीक है ना। तो आज सेट करना पड़ेगा, तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव। भैया पूरी की पूरी प्रोसेस स्टार्ट होगी ऑब्जेक्टिव को सेट करने से। अगर सेटिंग नहीं करी आपने तो उसके बाद, हाँ, उसके बाद आगे प्लानिंग चलेगी। आगे की प्रक्रिया तो, आगे की प्रोसेस तो जब भी बढ़ेगी, पहले ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे। ठीक है। देखना, फर्स्ट वाला देखो। लेकिन ऑब्जेक्टिव सेट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी, ये हम पढ़ के आए लिमिटेशन में। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। तो देखो, द फर्स्ट एंड फॉर, अभी देख रहा हूं मैं दिन रात कितनी एक करी है। इधर देखना। अभी देखेंगे हम कि कितनी दिन रात मेहनत करी है। जाते जाते याद दिलाना हमें, है ना। कुछ मैसेज डाला था हमने। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला काम और सबसे जरूरी काम आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है। ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव्स आर दोज एंड पॉइंट्स। बच्चों, आज ये दूसरी दफा आ रही है ये डेफिनेशन। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स आर दोज एंड पॉइंट्स, ये वो एंड पॉइंट्स होते हैं टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। जिसको पाने के लिए मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एक्टिविटी क्या करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ। तुम्हारे पापा सुबह सुबह दुकान पे आते हैं, कस्टमर को बहुत पोलाइटली क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं, ट्रीट करते हैं, परचेजिंग करते हैं, कलेक्शन करते हैं। क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर क्या चाहता है, हम कैसे सर्व कर रहे हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कैसा चल रहा है, हमारी परफॉर्मेंस कैसे आ रही है, कस्टमर हमारे से खुश है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं उसे खुश करने के लिए। तो ये सारी एक्टिविटी आपके पापा लोग क्यों करते हैं आपके बिजनेस में, बोलो ना।
कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा ना, किसी को तो पाना चाहते होंगे तुम्हारे पापा, हाँ बोलो ना, तो उसको पाने के लिए बेताब भी होंगे, है ना, तो इसीलिए वो सारी एक्टिविटी क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, हाँ बोलो ना। अब आपके फादर साहब मान लिया फार्मिंग करते हैं और सुबह ही सुबह उठ करके खेत में पानी चलाने जाते हैं, ठीक है ना, सीड्स को क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं, है ना, उनमें पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं कि ताकि वो जो आपकी फसल है वो अच्छे से ग्रो हो सके और खराब ना हो, है ना, बारिश का कभी कभी इंतजार करते हैं, नहीं होता है, नहीं आती है तो बारिश अगर क्या कर रही है, दिक्कत कर रही है तो ट्यूबवेल लगवाते हैं, ठीक है ना, इरिगेशन करते हैं, तो बड़ी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, क्यों, क्योंकि वो किसी चीज को पाना चाहते हैं, है ना, वो आज स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, वो क्या है, एंड पॉइंट है, और उस एंड पॉइंट के लिए ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म आज की जा रही है, तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव है, क्या है, ऑब्जेक्टिव है। अंडर दिस स्टेप ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड, सबसे पहले इस स्टेप में आप क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव्स को फाइंड आउट करते हो, डिटरमाइन करते हो, एंड क्लियरली स्टेटेड, बच्चों जो मेरे ऑब्जेक्टिव है, अगर एज एन ऑर्गेनाइजेशन लीडर मैंने अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, तो वो मेरे जो ऑब्जेक्टिव है वो मेरी टीम को, मेरे लोगों को सबको पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या अचीव करना चाहती है, व्हाट दे वांट टू अचीव, वो सबको पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी टीम को, हमारे एम्प्लॉयज को ये नहीं पता होगा कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं, तो बच्चों कभी भी काम को करने में मजा नहीं आएगा, बिकॉज हमारा वाई क्लियर नहीं है कि हम ये कर क्यों रहे हैं, इससे होगा क्या, है ना, तो जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो अच्छे से तो सेट किए हो, हमने प्रॉपर बराबर बनाए हो, अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हो, है ना, रिटन में हो हमारे पास, और वो क्लियरली स्टेटेड भी हो, मतलब सबको पता भी हो, है ना, कि ये बंदे का मकसद ये है, ठीक है ना, तब तो काम करने में मजा आएगा। अभी क्या है कि अभी मैं अननेसेसरली किसी भी बच्चे के ऊपर बिना फालतू में बर्डन डाल दूं कि तुम्हें ये सेट ऑफ एक्टिविटीज है परफॉर्म करनी है, ठीक है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं ऐसा उससे कराना क्यों चाहता हूँ, मैं ऐसा उससे कराना क्यों चाहता हूँ, उसे तो जस्ट ये लग रहा है, वो एक ऑपोजिट एंगल देख रहा है, वो कह रहा है कि यार मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, मेरे को बार बार बोला जा रहा है, मेरे को टीज किया जा रहा है, मेरे को परेशान किया जा रहा है ना, लेकिन वो इसको नेगेटिव सेंस से देख रहा है, जबकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, उसको तपा करके उसको ग्रो कराना, है ना, उसी का फायदा था उसमें, लेकिन वो इस चीज को सोच ही नहीं पा रहा और मैं उसे समझा नहीं पाया, मैं उसे इस चीज को समझा नहीं पाया, तो क्या वो कभी भी ग्रो कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा, उसे वो कभी भी कोई काम को करने में उसका मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसका वाई क्लियर नहीं है ना, उसको पता ही नहीं है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। लेकिन अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव पता होंगे कि भाई हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है, हमारी जो लीडरशिप है, वो हमारे से ये अचीव कराना चाहती है, वो हमारे को इस लेवल पे देखना चाहती है, ठीक है, वो हम ना एक सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, है ना, हम सोसाइटी में ये चेंज लेके आना चाहते हैं, है ना, और उस चेंज के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो जब हमारा ये वाई क्लियर होगा कि हम कर क्यों रहे हैं, सबको पता भी होगा वो, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, काम करने में, कोई भी टास्क को परफॉर्म करने में मन लगेगा। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो एक तो हमने क्या किए हो, फाइंड आउट करके रखे हो, ऐसा ना हो कि हम ऑब्जेक्टिव लेस हो, कि हमारी जिंदगी में कोई ऑब्जेक्टिव है ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है हमारे, ठीक है, और वो सबको पता भी होने चाहिए, क्लियरली स्टेटेड, यानी कि पूरी टीम को पता होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फॉर ऑल द डिपार्टमेंट, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को पता हो, जितनी भी हमारी यूनिट्स है उनको पता हो, और जितने भी हमारे एम्प्लॉइज है उनको पता हो। बच्चों ये तीनों शब्द हमने चैप्टर फर्स्ट में देखे थे ना, जब मैं आपको टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल पढ़ा रहा था, मेरे को डिपार्टमेंट में और यूनिट में फर्क समझा सकते हो आप? डिपार्टमेंट तो हो गया, जैसे अलग डिपार्टमेंट बन गए, ये यूनिट हमारी होगी पूरी एक यूनिट का डिपार्टमेंट। वेरी गुड, पूरी एक यूनिट के अंदर, यानी कि डिवीजन को मैं यूनिट बोल सकता हूँ, जैसे मेरी जो अलग अलग डिवीजन है, अलग अलग यूनिट है, उनको मेरे ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए, उन यूनिट के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, ध्यान से सुनो, उन यूनिट्स के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उन सबको मेरे ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए, उन डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉइज है, जो कौन है, एम्प्लॉइज, उन सबको मेरे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहला और जरूरी काम क्या है, बोलो ना, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सेट करना, ऑब्जेक्टिव को फाइंड आउट करना, उन्हें स्टैब्लिश करना, स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना,
ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। आज बड़े अच्छे से समझ में आएगा आपको ये डेवलपिंग प्रीमाइसेस, क्योंकि इसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं। बच्चों देखो, ये जो प्रीमाइसेस लिखा हुआ है, प्रीमाइसेस के दो मीनिंग होते हैं। यहाँ पे कुछ और मीनिंग है, अकाउंटेंसी में जब आप पढ़ते हो तो इसका कुछ और मीनिंग होता है। अकाउंटेंसी में जब आप पढ़ते हो तो प्रीमाइसेस ऐसे पढ़ते होंगे, बिल्डिंग एंड प्रीमाइसेस वगैरह करके, और वो असेट्स में डालते होंगे आप इसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। प्रीमाइसेस का मतलब होता है जो आपका ऑफिस है, आपकी जो फैक्ट्री है, उसको प्रीमाइसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन यहाँ पे प्रीमाइसेस का मतलब वो नहीं है। यहाँ पे प्रीमाइसेस का मतलब है बच्चों अजम्पशन। क्या है? अजम्पशंस। और कल ही की क्लास में हमने बहुत अच्छे से ये देखा था बच्चों कि जो प्लानिंग होती है वो कोई तो अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होती है ना। हम ये मान के चलते हैं आज कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। अगर चीजें हमारे फेवर में रहेगी, कल की क्लास रिकॉल कराता हूँ कि सारी चीजें हमारे फेवर में रहेगी, तो हम ये चैप्टर को एक हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेंगे। एक हफ्ते में जो मैंने प्लानिंग बनाई कि एक वीक में, एक हफ्ते में हम कंप्लीट कर लेंगे, ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है? हाँ, कि जो हमारी कुछ अजम्पशंस है, कुछ एनवायरनमेंट है ना, उसके रिगार्डिंग हमारी कुछ अजम्पशंस है, कुछ मान के चल रहे हैं, तो प्लानिंग उसके ऊपर बेस्ड होती है। तो सबसे पहले तो आप क्या ही डेवलप करो, प्लानिंग को डेवलप करने से पहले, यानी कि फाइनली प्लान को ड्रॉ करने से पहले पहले अजम्पशंस को फाइंड आउट करो आप, है ना। अजम्पशंस को आप डेवलप करो कि ये अजम्पशन रहेगी मेरी, इसके बेसिस पे फिर आगे काम करेंगे। और सारे बच्चों को पता है, कल की क्लास में भी यही चर्चा हुई थी कि जी अजम्पशन दो टाइप की होती है, एक इंटरनल अजम्पशन और दूसरा एक्सटर्नल अजम्पशन। इंटरनल को मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ, लेकिन एक्सटर्नल को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, चलो देखते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग अबाउट द फ्यूचर। प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस होती है। हमने किसमें देखा था? फ्यूचर में देखा था प्लानिंग के। तो प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में, विच इज क्वाइट अनसर्टेन। जो क्या हो सकता है, और हो सकता क्या है, होता ही है। फ्यूचर तो अनसर्टेन है ना, हमें क्या पता है कि फ्यूचर में क्या होगा। मेरे को जस्ट अभी ये पता है कि 1 मिनट बाद क्या होने वाला है, अगले पल क्या होने वाला है, नहीं पता मेरे को कि क्या होने वाला है। तो फ्यूचर क्या होता है, और केवल मेरे को नहीं है, किसी को भी नहीं पता, ठीक है ना। तो फ्यूचर अनसर्टेन होता है। सो एवरी मैनेजर हैज टू मेक सर्टेन अजम्पशंस। तो हर एक मैनेजर को कुछ क्या करनी होती है? अजम्पशंस ड्रॉ करनी होती है, अजम्पशंस को फाइंड आउट करके कंसीडर करना होता है। दीज अजम्पशंस आर कॉल्ड प्रीमाइसेस। इन्हें क्या बोलते हैं? प्रीमाइसेस बोलते हैं। इस प्रीमाइस का मतलब वो मत समझना कि हमारा कोई ऑफिस बिल्डिंग वगैरह होगी, फैक्ट्री वगैरह होगी। प्रीमाइसेस का मतलब यहाँ पे है अजम्पशंस। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका डबल डबल मीनिंग होते हैं अलग अलग कंटेक्स्ट में, ठीक है। कहाँ लिखा? दीज assumptions आर कॉल्ड assumptions, कहाँ लिखा? हाँ, तो वो बोल रहे हैं, हमने बोला कि हम जो प्लानिंग करते हैं वो फ्यूचर के लिए करते हैं। यहाँ पे देखना, कनेक्टिविटी देखना, डॉट्स को कनेक्ट करना, एक एक डॉट को कनेक्ट करना कि उसने क्या बोला। उसने बोला कि हम प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर क्या होता है? अनसर्टेन होता है। जब अनसर्टेन होता है तो हमें कुछ अजम्पशन ड्रॉ करनी पड़ेगी। इन ही अजम्पशन को प्रीमाइसेस बोलते हैं। तो बताओ क्या दिक्कत है आगे। द assumptions ऑफ प्लानिंग आर ऑफ टू टाइप्स। जो assumptions होती है प्लानिंग के रिगार्डिंग, वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज इंटरनल प्रीमाइसेस एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल प्रीमाइसेस। इंटरनल प्रीमाइसेस जैसे कि कैपिटल, मेरे को कैपिटल कितनी लगानी है ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना, ठीक है ना। लेबर, लेबर कितनी होगी हमारी, ठीक है ना, और कैसी होगी, हम कैसे अरेंज करेंगे। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हम कौन सा लगाएंगे, मशीनरी कौन सी, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करेंगे, एक्सेट्रा। ये सब मेरे कंट्रोल में है, ये सब मेरे कंट्रोल में है। एक्सटर्नल प्रीमाइसेस देखना, गवर्नमेंटल पॉलिसीज, कौन सा एनवायरमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, ठीक है ना। बिजनेस कंपटीशन, ठीक है ना। वैसे बच्चों पता क्या होता है एक्चुअल में, अगर आप देखोगे तो ये इंटरनल होता है। क्या होता है? इंटरनल का, क्योंकि मैं किसी को अपना कंपटीशन बनने क्यों दे रहा हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है ना। लेकिन इसमें ना थोड़ा थोड़ा क्या भी हो सकता है, इसमें एक्सटर्नल टच भी हो सकता है। कई बार कॉम्पिटिटर हमारा इतना जाइंट होता है कि वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होता है, कई बार, है ना, हर बार नहीं। देखो, अगर कॉम्पिटिटर का जो एम्पायर है वो मेरे माफिक है, मैं उसको बहुत इमीडिएट इम्पैक्ट से, इमीडिएट इफेक्ट से उसको क्या कर सकता हूँ, फेस कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए इंटरनल का काम करेगा। किसके लिए काम करेगा? अब मैं हूँ छोटी मछली,
मेरे सामने है एक बड़ी मछली, मैं उसको बहुत जल्दी से क्या नहीं कर सकता हूँ, फेस नहीं कर सकता हूँ, मेरे को कुछ समय चाहिए। आज वो मेरे बस से बाहर है, तो उस केस में वो क्या बन सकता है, एक्सटर्नल बन सकता है। क्या बन सकता है, एक्सटर्नल। इसे ऐसे मत मान के चलना, कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे लिखा है तो ये एक्सटर्नल होता है। तो हम तो पिछले चैप्टर में कंपटीशन को इंटरनल पढ़ के आए थे, ठीक है ना। इंटरनल में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बस उसकी बराबर से आपको रीजनिंग देनी पड़ेगी कि अगर मैं उसे बहुत इमीडिएट इम्पैक्ट के साथ क्या कर पा रहा हूँ, फेस कर पा रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। लेकिन अब मान लिया कोई एक छोटी कंपनी है और उसके सामने मुकेश अंबानी जी क्या कर दे, अपना कोई बिजनेस लॉन्च कर दे, तो वो तो उसे बिजनेस को क्या कर देंगे, डिसरप्ट कर देंगे। मैं कह रहा हूँ मेरे कंट्रोल में है, कह रहे दिमाग खराब हो गया, कंट्रोल में हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो कंपटीशन वैसे तो क्या होता है, इंटरनल होता है, लेकिन कभी कभी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जब सामने वाला बहुत बड़े स्केल पे क्या कर रहा हो, ऑपरेट कर रहा हो, और वो हमें मिनटों सेकंडों में क्या कर दे, डिसरप्ट कर दे, ठीक है ना। तो बिजनेस कंपटीशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, तुम डेवलप कर सकते हो, नहीं। कस्टमर तुम्हारे कंट्रोल में है, नहीं है। कस्टमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो मार्केट की नीड्स के अकॉर्डिंग, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी हैबिट के अकॉर्डिंग, उसके कस्टम्स के अकॉर्डिंग, उसकी क्या रिलीजियस वैल्यूज है, उसका बिलीफ सिस्टम कैसा है, इसके बेसिस पे डेवलप होता है। और इसे मैं चेंज नहीं कर सकता। मैं उसे इन्फ्लुएंस जरूर कर सकता हूँ, लेकिन उसके टेस्ट को ना ऑल टुगेदर चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इकोनॉमिकल फैक्टर हो गए, मेरा कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो तो आरबीआई करेगा ना, आरबीआई मेरे कंट्रोल में है। कल ही तो हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स में कि बैंक रेट, रेपो रेट अगर वो बढ़ाएंगे तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फर्क पड़ेगा, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये हो गया रेट ऑफ टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्स क्या कर दे, कम ज्यादा कर दे, मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ये सब क्या है, एक्सटर्नल अजम्पशंस। क्या है, एक्सटर्नल अजम्पशंस या एक्सटर्नल प्रेमिसेस, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। चलो बच्चों, थोड़ा सा इस प्रोसेस को और इंटरेस्टिंग बनाता हूं आपके लिए। और इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि जैसे आपकी एक स्पेसिफाइड एज हो चुकी है, आप एक स्पेसिफाइड एज में फॉल कर रहे हो, और अब घर वाले आपको परेशान कर रहे हैं कि अब तो शादी कर ले, क्या कर ले, शादी कर ले, ठीक है ना। तो उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है, क्या किया है, ऑब्जेक्टिव सेट किया है। घर वालों ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हम अपने बच्चे को, अगर वो एक स्पेसिफाइड एज में आ गया, ठीक है ना, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। और मम्मी से अब पूछोगे या पापा से पूछोगे तो अब तो उनकी जिंदगी का मकसद बस एक ही है कि अपने बच्चे की शादी करानी है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, ऑब्जेक्टिव सेट किया है। क्या किया है, ऑब्जेक्टिव सेट किया है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हाँ बोलो। अब ये ऑब्जेक्टिव को, जैसे कि यहाँ पे बताया था पहले वाली हेडिंग में कि ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, एक तो डिटरमाइन होने चाहिए, मतलब फाइंड आउट, वो तो कर ही लिया घर वालों ने, और वो क्लियरली स्टेटेड भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, यानी कि जब तक वो बच्चे को पता ही नहीं होगा कि हमारे पेरेंट्स ने ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, तो तब तक वो उनका ऑब्जेक्टिव पूरा कैसे होएगा, वो अब बताएंगे भाई शादी कर ले अब तो, ठीक है ना। अब नहीं, अब तो शादी हम तो करवा के छोड़ेंगे अब, ठीक है ना। देखो वो चीज अलग है कि मैं किसी दूसरे डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ, एक बिल्कुल अलग ही डिस्कशन भी हो सकता है यहाँ पे कि वो सही है गलत है, मेरा वो टॉपिक भी नहीं है। मैं तो जस्ट इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको आपको एक फ्लो में क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। अब जब उन्होंने वो ऑब्जेक्टिव सेट किया घर वालों ने, और वो क्लियरली स्टेट किया, बताया बच्चे को, ठीक है ना। अब बच्चा क्या है कि जबान नहीं लड़ाता है, इससे अपने पेरेंट्स से, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगा शादी, ठीक है ना। मेरी कुछ क्या है, अजम्पशंस है, क्या है, अजम्पशंस है, ठीक है ना। अब वो बोलेगा कि पहले मेरे को अपने करियर में क्या होना है, सेट होना है, ये एक अजम्पशन है। तो मैं उसके बाद क्या करूंगा, जब सोचूंगा मैं आगे की जो प्रोसेस है वो तब स्टार्ट होगी, ठीक है ना। पहले मैं एक क्या बना लूं, एक अच्छा सा ड्रीम हाउस अपना जो है, जो मेरा था वो बना लूं, है ना। मैं एक कार ले लूं, ऐसे लोगों के बहुत सारे रहते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मेटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं जा रहा हूँ कि ये सही है या गलत है, उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। मैं जस्ट आपको जो मार्केट में जैसे होता है ना, कि सोसाइटी में जैसे होता है, मैं जस्ट वो चीज बता रहा हूँ, जो ये कहानी घर घर की है, ये सही है या गलत है वो मेरा मतलब मोटिव नहीं है। तो कि भाई पहले मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कार चाहिए, एक ड्रीम हाउस चाहिए, मैं करियर वाइज क्या हो जाऊं, सेट हो जाऊं, ठीक है। तो वो कुछ अजम्पशन लगा रहा है, क्या लगा रहा है, उन अजम्पशन में से कुछ तो क्या हो सकती है, इंटरनल हो सकती है,
और कुछ क्या हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है, कि अगर ऐसा हो गया तो उसके बाद करूंगा, ठीक है ना, तो अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद, तो ये सारी चीजें, ठीक है ना। चलो अब मान लिया वो अजम्पशन क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। अब वो जो अजम्पशंस है, लेट सपोज वो पूरी भी हो गई, जो उसने अजम्पशन मानी थी वो अजम्पशन क्या भी हो गई, पूरी हो गई। अब घर वालों ने फिर क्या बोला, हाँ भाई अब तो क्या हो गई, अजम्पशन पूरी हो गई, तो बोल रहा था कि हाँ ऐसे ऐसे होना चाहिए, तब तो वो भी हो गया, हाँ बोलो ना, सारे बच्चे इधर देखो। तो घर वाले बोल रहे हाँ भाई अब तो क्या भी हो गई, अजम्पशन भी पूरी हो गई, अब क्या विचार है। तो वो क्या कह रहा, ऑप्शन तो दो, क्या तो दो, ऑप्शन तो दो। अब तुमने वो एक वो उसका गुरु रंधावा का गाना है ना, लगती लाहौर दिया, ऐसा है ना, वो उसकी मम्मी वो ऐसे उधर से फोटो भेजती रहती है बैक टू बैक चिपक के, यस और नो। तो ये देखो क्या लिखा है, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ये कुछ नहीं है, ये क्या है, ऑप्शन तो दो। वो बच्चा क्या कह रहा है, ऑप्शन तो दो, कि आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि कौन कौन से क्या है ऑप्शन है, वो पहले तुम्हें क्या करने होंगे, फाइंड आउट करने होंगे। तो फिर मम्मी क्या कर रही है, वो बैक टू बैक चिपक के व्हाट्सएप क्या कर रही है, फोटो भेज रही है। वो बात अलग है कि हमारा नेट नहीं चल रहा है, ठीक है, अच्छा नेट चल रहा है, अच्छा, उधर मम्मी फोटो भेजे जा रही है, वो लाइव साथ में लेके बैठा है उसे। चलो देखो इधर, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, क्या मैंने उसके आगे वर्ड में हेर फेर नहीं किया मैंने कुछ, नहीं वो कुछ और ही बना देगा इसका। थोड़ा सा अगर देखो, कई बार क्या होता है, मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको बच्चों, डायरेक्टिंग में कम्युनिकेशन बैरियर। अब जैसा कि मेरे को तो हल्का फुल्का सा समझ में आया ना जिस सेंस में तुमने बोला, तो मैंने जो कुछ बोला ना, इसको कुछ भी बन सकता है, कुछ भी, ठीक है ना। जब हाँ बहुत कुछ बन रहा है, मैंने बोला लाइव साथ में लेके बैठा है, ठीक है ना। अब अब देखो इसने भी जो बोला उसका भी बिल्कुल कुछ भी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। खैर मैं उसमें जा रहा हूँ वापस, सुनो ना वापस से। ये प्लानिंग की प्रोसेस जस्ट किसकी प्रोसेस है, कि जैसे मम्मी पापा ने बीड़ा उठाया है बच्चे की शादी कराने का, तो पहले मम्मी पापा ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर बच्चे को बताया, उसी स्टेप में बताया। बच्चा बोल रहा है नहीं नहीं ये मेरी क्या है, अजम्पशन है, पहले ये होगा तो फिर बाद में देखेंगे सोचेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब वो अजम्पशन अगर हो गई, अजम्पशन अगर हो गई, तो अब मम्मी ने फिर वापस से पोक किया बच्चे को, तो हाँ क्या सोचा भाई, अब क्या सीन चल रहा है। तो वो क्या कह रहा है, अभी अच्छे से बोलो, वो बोल रहा है ऑप्शन तो दो, अरे करके तो बताओ एक्शन, ऑप्शन तो दो, ठीक है। तो वही ये है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि मेरे को ना ऑप्शंस फाइंड आउट करने हैं, क्या करने हैं। तो देखो अब वो मम्मी क्या कर रही है, बैक टू बैक चिपक के फोटो सेंड कर रही है, ऐसे देखो देखो, आफ्टर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, क्या सेट करने के बाद, ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद, एंड मेकिंग अजम्पशंस, और क्या बनाने के बाद, अजम्पशंस क्या करने, ड्रॉ करने के बाद, अबाउट द फ्यूचर, किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में। हाँ द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन, तो अगला स्टेप है क्या फाइंड आउट करना, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी कि ऑप्शंस को क्या करना, हाँ ऑप्शंस को फाइंड आउट करना। कह रहे हैं फॉर एवरी प्लान, इसके लिए, हर एक प्लान के लिए, देयर आर अ नंबर ऑफ ऑप्शन। मम्मी का एक प्लान है क्या कराना, शादी कराना, और उसके लिए बड़े सारे ऑप्शन हो सकते हैं, ये देख एक ये है, 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 ऐसे करके, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि देयर आर अ नंबर ऑफ ऑप्शंस, ऑल द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड। जितने भी मम्मी की नजर में जितनी भी लड़कियां है ना, या अगर चिंटी की शादी करानी है तो जो उनकी नजर में जितने भी लड़के हैं, उन्होंने सारे ऑप्शंस दिए, ठीक है ना। इवन आज के जमाने में तो मम्मी उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोल खोल के दिखा रही है ना, क्या है मॉडर्न मम्मी है। इधर देखो फॉर एग्जाम्पल बच्चों, देखना एक बार, इफ द ऑब्जेक्टिव, सुनो ना, अरे अंकल, इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज सेल्स बाय 10%, अब थोड़ा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाओ, है ना, बहुत बहुत मजा ले लिया ना इस प्रोसेस का। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें 10% से अपनी सेल्स को क्या करना है, हाँ, देन द सेल कैन बी इंक्रीज, तो सेल को बढ़ाने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं। पहला, इसे कैनवासिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैनवास।
देखो क्या होता है कि अगर मेरे को सेल्स बढ़ानी है, कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि बुढ़ाना में ना कोई एक आंटी का 5-10 आंटी का ग्रुप आता है, वो कभी तो फेना सर्फ बेच रही होती है ना? क्या? वो तो नहीं, वो चलो अलग कॉन्सेप्ट है। अभी तो शायद कैंप भी नहीं लगते, नहीं लगते ना? अब पोलियो के कैंप लगते हैं सरकारी अस्पताल में? नहीं पहले, अब क्या है ना, तो भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, अभी भी लगते हैं। चलो अच्छा, खैर मेरा यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, वो यहाँ पे फिट नहीं होगा वो वाला एग्जांपल। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ एक लोगों का ग्रुप, हाँ, कोलिन वगैरह, ठीक है ना, या वो एक कुछ वो आता है, केमिकल आता है जो माइका वगैरह साफ करने के लिए कुछ कभी कभी आता है, थीनर, पता नहीं शायद थीनर बोलते हैं, कुछ अलग ही केमिकल होता है वो, थीनर तो अलग चीज होती है, ठीक है ना? तो अब ध्यान से देखो बच्चों, वो ना, वो जो बंदे होते हैं वो कंपनी ने अपॉइंट किए होते हैं और वो डायरेक्ट कस्टमर को जाके बेच रहे होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं फेना सर्फ का या रिन सर्फ का, भी कभी कभी ऐसा होता है, कभी आइडेंटिफाई करना, ये और भी हम देखेंगे जब मैं मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ आपको। तो हाँ, सर्फ एक्सेल का नहीं आता, वो थोड़ा अपर क्वालिटी अलग हो गई, ठीक है ना, वो बड़ी ब्रांड हो गई, है ना? तो जो जैसे रिन हो गया, फेना हो गया, तो ये क्या है ना, हाँ घड़ी वगैरह है, घड़ी है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। तो अब क्या है ना कि अच्छा भाई साहब, अच्छा भाई पहले इस्तेमाल करे, सुनो, हाँ तो क्या बोल रहे हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी ने सेल्स पर्सन को अपॉइंट करती है, ये डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचते हैं प्रोडक्ट घर घर जा करके, ठीक है? और मार्केट में जैसे लेट सपोज जो फेना सर्फ है या रिन सर्फ है, वो 70 रुपए का पैकेट आ रहा है 1 किलो का, तो 60 रुपए का ही बेच देते हैं, 60 का। ऐसे क्यों बेचते हैं? क्योंकि अपनी सेल बढ़ाने के लिए। और क्या कर रहे हैं ना बेसिकली, क्योंकि अगर वो जो हमारे इंटरमीडियरीज होते हैं उनके थ्रू अगर बेचते हैं तो उनको भी मार्जिन चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, तो मार्केट में 70 का मिलेगा, उसका एमआरपी भी 70 का। लेकिन क्योंकि कंपनी यहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर को बेचते हैं, बीच के मिडल मैन को उन्होंने क्या कर दिया, साइड कर दिया, सेट असाइड कर दिया, ठीक है ना? तो इस केस में कंपनी का पैसा बच जाता है और कंपनी वो जो जितना पैसा बचता है उसका थोड़ा सा बेनिफिट किसको दे देती है, कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर को सस्ते में पड़ जाता है। इसको बोलते हैं डोर टू डोर सेलिंग। क्या बोलते हैं? और टेक्निकली बोलते हैं इसको कैनवासिंग। क्या बोलते हैं? कैनवासिंग। तो देखो सेल्स को बढ़ाने का, अपनी सेल्स को बढ़ाने का एक तरीका ये है ना, पहला तरीका क्या है, बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन, कि किसको अपॉइंट कर ले हम, सेल्समैन को अपॉइंट कर ले फॉर डोर टू डोर सेल्स, ताकि वो क्या करे, डोर टू डोर सेल्स करे। इसको कैनवासिंग बोलते हैं। आगे देखो, एक तो ये केवल, मुझे ये बताओ कि एक ही तरीका होता है सेल्स को बढ़ाने के, और भी तरीके हो सकते हैं? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे भी देखो, बाय एडिंग मोर लाइंस ऑफ प्रोडक्ट, अपनी सेल्स को बढ़ाना है हमें, तो आज तो हम एक ही धंधे में ऑपरेट करते हैं, दो या दो से ज्यादा धंधों में ऑपरेट करो। आज आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में डील करते हो, कल चल करके आप किस में भी डील करो, रेडीमेड गारमेंट्स में डील करो, कॉस्मेटिक्स में डील करो, आप किस में, फर्नीचर में डील करो। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो डाइवर्सिफिकेशन करो, तो इससे भी आपकी क्या हो जाएगी, सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। तो एक तरीका आपके पास ये है सेल्स को बढ़ाने का। तीसरा, बाय एक्सपेंडिंग इन द सेम प्रोडक्ट लाइन, जो आप आज के दिन पे धंधा कर रहे हो, इसका क्या कर लो, एक्सपेंशन कर लो। एक दुकान है, दो कर लो, दो है तीन कर लो, छोटी दुकान है, बड़ी दुकान कर लो, ठीक है ना? तो ये चीज है। हाँ, फिर तो कितने भी कर लो, 5 कर लो, 1 दर्जन कर लो। आगे, आगे, बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। ओए, अभी तक ना हम क्या नहीं कराते थे, एडवर्टीजमेंट नहीं कराते थे। क्या नहीं कराते थे? एडवर्टीजमेंट नहीं कराते थे, है ना? अभी हमने किसको, उर्वशी को साइन कर लिया। किसको साइन कर लिया? ये कह रहा हूँ, तेरा भला हो। हाँ जी। उर्वशी को साइन कर लिया, क्या करने के लिए, एडवर्टीजमेंट कराने के लिए। शाहरुख खान को क्या कर लिया हमने, साइन कर लिया। अक्षय कुमार को साइन कर लिया हमने, क्या करने के लिए, एडवर्टीजमेंट कराने के लिए। अब क्या होगा कि एडवर्टीजमेंट कराएंगे तो जो उनका जो एक फैन बेस होगा, है ना, तो कुछ पागल लोग होते हैं ना, पागल लोग कि भाई ये भी यूज करता है प्रोडक्ट, अक्षय कुमार यूज करता है ना, जुबा, जुबा केसरी, तो ऐसा करके, तो वो भी क्या करने लग जाएंगे, वो प्रोडक्ट को यूज करने लग जाएंगे, तो सेल्स बढ़ जाएगी। एक तरीका ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है बाय ऑफरिंग द डिस्काउंट, हम सेल्स को बढ़ा सकते हैं क्या, ऑफर करके। सीधा हम नहीं कर रहे भाई एडवर्टीजमेंट वगैरह, हम नहीं कर रहे, हम तो सीधा ये ले 50%, ये थाम, ठीक है ना, 50% ऑफ, बाय वन। हाँ सही बोल रहे हैं, बाय वन गेट थ्री। वो कह रहे हैं कि अगर बाय वन भी ना करे, ऐसे दे दो तुम तीन फ्री, ऐसे कोई ना फ्री होता है। तो देखो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास, क्या है,
बहुत सारे ऑप्शन है, किसको इंक्रीज करने के लिए? क्या सारे ऑप्शन को लेकर के चलेंगे हम? हमें क्या करना है अभी? पहले बच्चों अभी तो आइडेंटिफाई किए, क्या किए? अभी इन्हें इवैल्यूएट भी तो करना पड़ेगा। ए बोलो ना, अभी क्या भी तो करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा, है ना? कि अब इवैल्यूएट कैसे करेगा? वो शादी वाली प्रोसेस में आ जाओ, वो जो शादी का कार्यक्रम चला है, रिश्ता कराने की जो प्रोसेस है, पहले उस पे आ जाओ। वो इवैल्यूएट कैसे करेगा? ए पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास कर, छपरी ऐसे कोई ना होता है। मैं तो कह रहे पहले देखेंगे, पहले ना, हाँ मतलब देखेंगे इन द सेंस, थोड़ा अच्छी सी सेंस में बोलो। जांच पड़ताल कैसे करेंगे? इवैल्यूएट करेंगे कि क्या मान लिया अगर कोई लड़की की शादी है, मम्मी लड़की की शादी कराना चाहती है, तो वो लड़के से मिलेगी, है ना? पहले तो घर वाले ही एक कार्यक्रम कराएंगे, वो होता है ना गुण मिलाने का कुछ कार्यक्रम होता है। हाँ बोलो ना, कितने गुण मिल रहे हैं? कुंडली मिलाते हैं क्या? कितने? 16। सुनो तो सुनो सुनो सुनो, नहीं भैया हमें नहीं मिलवाना, इधर देख, इधर देख लो। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि पहले तो एक घर वाले कार्यक्रम करते हैं, लेकिन फिर वो लड़का लड़की भी आपस में मतलब वो एक दूसरे को समझ सकते हैं, है ना? कि भाई कि क्या क्या हमारी जो सोच है वो मैच हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है ना? वो जो ऑप्शंस मम्मी ने दिए थे, तो उन ऑप्शन में से वो देखता है कि यार कि कौन लड़की के साथ या कौन लड़के के साथ हमारी सोच क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी क्या? कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी सोच मैच नहीं होती है, बस हमने ऐसे जबरदस्ती शादी कर ली, तो फिर वो बाद में कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने होते हैं। पहले एक दूसरे को जान लो, समझ लो, ठीक है ना? मैचिंग मैचिंग कर लो कि आपकी बिलीफ सिस्टम मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, आपके मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स है लाइफ में, है ना, उनसे सामने वाला बंदा अलाइन हो जा रहा है या नहीं हो जा रहा है। तो वो चीजें, वरना क्या होता है कि तुम्हारे ऑब्जेक्टिव अलग चल रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव अलग चल रहे हैं, और फिर बाद में क्या हो रहे हैं? क्लैश हो रहे हैं। मान लिया तुम तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले हो, पहले समझो थोड़ा अच्छे से समझो। तुम तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले हो, तुम अपने फाइनेंस को मैनेज करके चलते हो, है ना? वो खर्चा करने वाली आ गई, समझदार है लड़का। हाँ जी, तो ये चीज पहले ही फाइंड आउट कर लो ना, वरना बाद में भाई मैंने अभी देखा है मार्केट में बहुत कुछ सोसाइटी में ऐसा होता है कि पहले लोगों ने क्या कर ली, शादी कर ली, और फिर बाद में भाई डिमांड आनी चालू हुई कि एक हफ्ते में हमें तो बाहर जाना है ना? हमें एक हफ्ते में शॉपिंग करनी है, 5,000 रुपये मेरे को वीकली चाहिए एडवांस ही 5,000 वीकली चाहिए, ठीक है ना? वो कह रहा है भाई मैं तो तो इस तरह की दिक्कतें होएगी, है ना? अब तुम तो कहाँ अपना फाइनेंस मैनेज कर लेते, कहाँ तुम एसआईपी करने वाले थे, कहाँ तुम इक्विटी मार्केट में डील करने वाले थे, तुम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले थे, और कहाँ ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर चल रहा है, ठीक है ना? वहां पे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर चल रहा है, इधर क्या चल रहा है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर वाली सोच आ रही, तो सोच ही नहीं मैच हो पा रही, तो इवेल्युएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इवेल्युएट क्या करना पड़ेगा कि इसमें कितना बेनिफिट है, नुकसान कितना है, कॉस्ट कितनी आएगी, रिस्क कितना है, ठीक है ना? तो ये चीज क्या करनी पड़ेगी, हर एक ऑप्शन में क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मैं अगर इसमें देखूं तो देखो अभी तक तो मैंने ऑप्शंस को फाइंड आउट किया है, क्या किया है? अभी इन्हें चेक करूंगा, इवेल्युएट करूंगा कि ऐसे कि सेल्स पर्सन को अगर हम अपॉइंट करते हैं तो इन्हें कितनी सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है ना? और इनसे कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा, रिस्क कितना है इसमें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने इन्हें सामान लेके भेजा कि चलो मार्केट में बेच के आओ, ये वहीं के वहीं निकल लिए कह रहे टाटा बाय बाय। तो वैसा नेक्स्ट है कि मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट अगर हम ऐड करते हैं तो इसमें कितना हमें क्या करना पड़ेगा, कैपेक्स करना पड़ेगा, उसका कितना रेवेन्यू जनरेट होएगा, वही मतलब आपको कॉस्ट देखनी है, उसका बेनिफिट देखना है, और क्या देखना है आपको, उसमें रिस्क देखना है, तो वो इवैल्यूएशन करना है। एक बार पढ़ के देखना बच्चों, क्या लिखा है? इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। हम्म, पढ़ लिया, आया समझ में? चलो वर्मा जी आप ही बताओ।
इनको बनाने के बाद वेरी गुड। इन सारे ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट। एक बार रोक के एक चीज बताऊं बच्चों, देखो प्रोसेस को एक्सप्लेन करना बड़ा आसान है। जब भी हम अगले वाले स्टेप की बात कर रहे हो तो उसके पहले पिछले वालों की बात जरूर करेंगे। तो एक बुलेट तो हमारा वैसे ही लिखा जाएगा। बच्चे बोलते हमारे पास लिखने के लिए कंटेंट नहीं है बिजनेस में, तो भाई है ना, ठीक है, प्रोसेस लिखनी है तो प्रोसेस में क्या है, आगे को कोई भी समझाने से पहले अगले पिछले वाले का जिक्र करो, है ना। बच्चों जब अगले वाले की बात करोगे आप तो पिछले वाले का तो कभी ना कभी तो याद तो आएगी ना, है ना। जिक्र तो होगा ना उसका भी, तो कभी हाँ आती नहीं है, छोड़ जाने दे, यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा भैया। हर एक ऑल्टरनेटिव की केयरफुल क्या करना, स्टडी। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा समझा रहे। हर एक ऑप्शन का कुछ क्या होगा, कुछ फायदा होगा, कुछ कोई बहुत संस्कारी होगी, कोई बहुत खर्चीली होगी, ठीक है ना, कोई हमारी सोच से मैच करती होगी। अच्छा चलो, तो ये कह रहे हैं कि किसी किसी के जो मतलब जो फीचर्स है उसकी जो सोच है ना, कुछ सोच हमारे से मैच हो रही होगी नहीं हो रही होगी, मतलब कुछ फायदे भी होंगे हर एक ऑप्शन के और कुछ नुकसान भी होंगे। फिर आगे कौन से फैक्टर्स को लेकर, कॉस्ट को लेकर, रिस्क को लेकर, बेनिफिट्स को लेकर, इन ऑप्शंस को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। इसमें ज्यादा फायदा है, इसमें ज्यादा फायदा है, और थोड़ा सा मतलब ना उस वाली वो जो शादी वाली प्रोसेस है ना रिश्ते वाली, उसमें ऐसा मत करना है ये अलग चला जाए, इसमें ज्यादा फायदा है, इसमें ज्यादा फायदा है, मैं वो नहीं। जस्ट मेरा कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, जस्ट आपको मैं ये ना, ताकि आप ये प्रोसेस कभी भी भूल ना पाओ, तो आपके माइंड में क्या करना चाहता हूँ, सेट करना चाहता हूँ। हाँ जी, तो वो इवेल्युएट करना है आपको कॉस्ट। हाँ अब तो मैं तो ये काम करता फिरूंगा, सबके रिश्ते करवाता फिरूंगा, कॉस्ट रिस्क बेनिफिट्स एंड सो ऑन, तो उनके हाँ अरे बढ़िया काम चले। तुम सारा पहले ना ये सारी धर्मशाला बंद करके पहले ये काम करने चलो। कम से कम बड़े वाले का तो ख्याल रखा होता कि पहले तुझे बहुत जल्दी हो रही है। चलो समझ में आया क्या आपको, कोई डाउट, आपको कोई डाउट भाई, पीछे इधर किसी को कोई डाउट नहीं ना। चलो वापस से बच्चों, सबसे पहले मम्मी ने मम्मी ने सेटिंग करी ऑब्जेक्टिव की, ठीक है सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव, फिर दूसरा तुमने क्या किया, डेवलपिंग प्रीमाइस। Premises can be of two types. First one is internal premise and the second one is, अच्छा प्रीमाइस सेट कर लिया, assumption सेट कर ली, उसके बाद ऑप्शन तो दो, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है ना। अब ऑप्शन मिल गए तो तुम क्या कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो, ठीक है ना। उसके लिए मतलब तुम मिल रहे हो या डेट पे जा रहे हो जो भी, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। तो हाँ जी, ये कौन सा हो गया अपना, एक्चुअली में थर्ड वाला स्टेप है, लेकिन हेडिंग मेरी 5 हो गई बिकॉज मैं इंटरनल और एक्सटर्नल को भी क्या कर रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ। तो बच्चों क्या है, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के बाद क्या है, बोलो ना, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज है, क्या है, इवैल्यूएट करना। अच्छा जब तुम इवैल्यूएट कर लोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि किसमें ज्यादा फायदा है, किसमें नुकसान है, किसमें रिस्क कम ज्यादा, वो सब पता चल जाएगा। अब आपको बेस्ट वन क्या करना है, यही है जिसके साथ हम अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, आउट ऑफ मैनी अवेलेबल, आउट ऑफ मैनी अवेलेबल। हाँ जी, तो ये है सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये कुछ भी हवा हवाई चल रहा है, बच्चे कहते हैं कि हमें रटना पड़ेगा, ये बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है ना, वन बाय वन। आपको अगर कोई भी डिसीजन लेना हो तो ऐसे ही लोगे ना, कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करोगे, फिर अजम्पशन मानोगे, फिर ऑप्शंस फाइंड आउट करोगे, उन्हें क्या करोगे, उनकी केयरफुल स्टडी करोगे, यानी कि इवैल्यूएट करोगे, फिर उनमें से एक बेस्ट वन क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। पढ़ना सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, ये देखो बस आप,
सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, यही है, ठीक है ना, जिसको मेरे को अचीव करना है, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। आफ्टर इवेल्युएटिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, the next step is to select the most suitable course of action which provides maximum benefits in terms of cost, risk, etc. This is the real point of decision. यहीं पे आप क्या लेते हो, डिसीजन लेते हो, क्या लेते हो, डिसीजन लेते हो। दैट्स द ओनली वन विच आई वांट, ठीक है ना। आगे, हाँ जी, अब जैसे तुमने सेलेक्ट कर लिया तो घर वाले अपने तो कार्यक्रम में चालू कर देंगे ना पूरा, वो उधर वो जो अभी हाँ रोका होएगा, और फिर पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लेंगे, और वो हॉल नहीं, जब सेलेक्ट हो गया ना अब सेलेक्ट करने के बाद वो प्लान को क्या, ये सुनो बस बहुत ज्यादा हो गया। सेलेक्ट करने के बाद वो प्लान को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। मतलब घर वाले अपनी तैयारियों में लग जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, वो कौन से उसमें होएगी, बैंक्वेट हॉल में कौन से में होएगी, और आपके रिजॉर्ट में होएगी, या डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे, और वो बाकी सारी चीजें है ना, सारी चीजें क्या करनी चालू कर दी, सारे कॉन्ट्रैक्ट करने चालू कर दिए, उधर बैंड वाला कर दिया, ये वो। तो प्लान अब क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन भी तो करना जरूरी है बच्चों, केवल सोचना जरूरी है या उस पर चलना भी जरूरी है। तो ये वही है, इम्प्लीमेंट द प्लान, ठीक है ना बच्चों। तो देखो, प्लान्स आर ऑफ नो यूज, प्लान का कोई मतलब ही नहीं होता, कोई यूज ही नहीं होता अंटिल दीज आर पुट इनटू एक्शन, अगर तुमने उसे हकीकत में इम्प्लीमेंट नहीं किया। बस सोचते रहो, 10 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे पढ़ूंगा, सोचते रहो, पढ़ो होना। हाँ जी, सोचते रहो। तो आप क्या बताओ, आप क्या पास होगे क्या फेल होगे, फेल होगे, ठीक है ना। सो दिस स्टेप इज रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मिंग द प्लान इनटू, अब अपने सपनों को हकीकत में कन्वर्ट करने की बारी आई है। तो देखो उसके चेहरे पे एक अलग ही नूर सा दिख रहा है, कह रहे कि हाँ अच्छा। अब बच्चों क्या हुआ, इम्प्लीमेंट हो गया प्लान, क्या हो गया। अब फाइनली क्या करेंगे, फॉलो अप एक्शन। मतलब अब ना ट्रैक करेंगे, क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे कि जो हमने सोचा था वो हो रहा है या ठीक है ना। हम चलो, अरे चलो, फॉलो अप एक्शन, कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, जो हम अचीव करना चाहते थे, है ना, प्लान तो अभी इम्प्लीमेंट हो गया, वो वैसे ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इसे फॉलो अप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉलो अप मतलब, फॉलो अप मतलब जो ना उसे चेक करना कि वेदर ऑल द एक्टिविटीज आर ऑन ट्रैक और नॉट, कि वो जितनी भी एक्टिविटीज थी वो जैसे हमने सोची थी वो ट्रैक पे है या नहीं है। तो उस मतलब मॉनिटरिंग करना, मॉनिटरिंग को ही बोलते हैं फॉलो अप। क्या बोलते हैं, फॉलो अप, ठीक है। अरे जैसे तुम्हारे एक कस्टमर ने इंक्वायरी करी कि भाई साहब हमें प्रोडक्ट चाहिए, अब उसका कोई कॉल ही नहीं आया वापस से। अब तुमने फॉलो अप किया, क्या किया, फॉलो अप किया। फॉलो अप मतलब तुमने से कॉल लगाई, हाँ वो भाई साहब आपने वो इंक्वायरी की थी, तो क्या हुआ उसके रिगार्डिंग, क्या डिसीजन लिया आपने, फिर उसके बाद आपने कोई कांटेक्ट ही नहीं किया, तो आप फॉलो अप कर रहे हो। वो बोल रहे हैं भैया हम शाम को बताएंगे, है ना, अभी हम थोड़ा डिसाइड कर रहे हैं, शाम को बताएंगे कि हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये प्रोडक्ट हमें लेना है आपसे या नहीं लेना है। उसका फिर कॉल नहीं आया, तुमने फिर शाम को क्या किया, कॉल किया। तो तुम क्या कर रहे हो बच्चों, फॉलो अप कर रहे हो, मतलब तुम ट्रैक कर रहे हो परफॉर्मेंस को, कि जो चीज हम जैसा चाह रहे थे कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, किसको इम्प्लीमेंट करने के बाद बच्चों, प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद, द लास्ट स्टेप इज टू पीरियोडिकली रिव्यू द एग्जिस्टिंग प्लान। तो आपको क्या करना होगा बच्चों, जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि आपको पीरियोडिकली, मतलब पीरियोडिकली का मतलब होता है टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम आपको क्या करना होगा, रिव्यू करना होगा। किसको, एग्जिस्टिंग प्लान को। मैं भी तो रिव्यू करता हूँ एग्जिस्टिंग, जो हमारे प्लान है उनको रिव्यू कैसे करता हूँ, मैं आपको बीच बीच में आपकी कॉपी मंगाता रहता हूँ, है ना। तो वो क्या कर रहा हूँ, फॉलो अप कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे कि वो ऑब्जेक्टिव पे आप चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, ठीक है ना। तो एग्जिस्टिंग प्लान्स को हम रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं
क्या करने के लिए? टू एंश्योर देयर रेलिवेंस, कि वो मतलब हमारे लिए रेलिवेंट है भी या नहीं भी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उन्हें किए जा रहे हैं, उन्हें परफॉर्म किए जा रहे हैं और उनका कोई आज के दिन पे हमारा मकसद मतलब उनका कोई मतलब ही नहीं बनता, वो हमारे को कोई बेनिफिट ही नहीं जनरेट करा रहे क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गया। तो उनकी रेलिवेंसी को चेक करने के लिए कि वो हमारे लिए रेलिवेंट है या नहीं है, हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है, या वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, यानी कि वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो उनकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए और हमारे लिए रेलिवेंसी चेक करने के लिए कि हमारे लिए वो रेलिवेंट है भी या नहीं भी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली पीरियोडिकली क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं अपने एग्जिस्टिंग प्लान्स को, ठीक है ना। अंडर दिस एक्चुअल परफॉर्मेंस इज चेक, इस वाले स्टेप में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को बच्चों क्या करते हैं, चेक करते हैं। एंड इन केस ऑफ एडवर्स डेविएशन, अगर क्या होंगे, एडवर्स डेविएशन होंगे तो करेक्टिव एक्शन इज टू बी, यानी कि देखो बच्चों एक चीज और बताओ आपको, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? सारे बच्चे बोलो। अगर नेगेटिव डेविएशन होंगे, नेगेटिव चेंजेस होंगे तो करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। आप देख रहे हो हम पढ़ तो रहे हैं प्लानिंग प्रोसेस, क्या पढ़ रहे हैं, और बच्चों एक्चुअल में प्लान तो यहाँ तक बन गया था, प्लानिंग प्रोसेस तो यहीं पे खत्म हो गई थी, जैसे हमने एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। उसी के बाद से देखो ऑर्गेनाइजिंग चालू हो गई, उस काम को करना भी तो है, इम्प्लीमेंटेशन भी कर दिया हमने। और बच्चों इम्प्लीमेंटेशन के बाद देखो हम उसकी क्या भी कर रहे हैं, कंट्रोलिंग भी कर रहे हैं। क्या भी कर रहे हैं, मतलब प्लानिंग प्रोसेस खत्म नहीं हुई, प्लानिंग प्रोसेस में मतलब पूरी की पूरी प्लानिंग प्रोसेस के अंदर ही ऑर्गेनाइजिंग भी चालू हो गई और फाइनली हम कंट्रोलिंग भी कर रहे हैं। और अपने आप में ऑर्गेनाइजिंग की भी एक प्रोसेस होती है, वो तो मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको, समझा ना। मतलब कहने का ये है कि प्लानिंग प्रोसेस खत्म नहीं होती, तभी क्या स्टार्ट हो जाती है, ऑर्गेनाइजिंग, और वहीं पे हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग भी करते हैं। यस और नो? अच्छा बच्चों 7 स्टेप है, हेडिंग नो है इस टॉपिक में जो मैंने आज आपको पढ़ाया। मैंने आपको बोला था ना कि 5 चैप्टर में लगभग 5-6 प्रोसेस होगी, चलो 5 ही मान लो, एक को मैं प्रोसेस मानता नहीं हूँ, वो थोड़ा एक पैराग्राफ सा है। 5 प्रोसेस है, ठीक है ना, 5 फंक्शन है और एक फंक्शन की कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन एक चैप्टर के अंदर 2 प्रोसेस है स्टाफिंग के अंदर, तो मैं 5 प्रोसेस ही चलो मान के चल रहा हूँ। और लगभग उनमें 40 से लेकर के 50 हेडिंग है, ठीक है। उनमें से 9 हेडिंग तो इसी में आ गई, मेरे को आप बैक टू बैक चिपक के बता सकते हो ये हेडिंग बिना देखे, अभी के साथ मतलब 9 की 9 हेडिंग, उसके अंदर दूसरी के अंदर 2 हेडिंग है ना, मतलब स्टेप तो 7 है, हेडिंग कितनी है, 9, ठीक है। चलो पहला, सबसे पहले क्या करेंगे, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अब प्रीमाइसेस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज इंटरनल एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल, ठीक है ना। तो 4 हेडिंग हो गई, स्टेप 2 हुए और हेडिंग 4 हो गई। अपने को कितनी हेडिंग करनी है, 9 हेडिंग करनी है, ठीक है ना। 5वीं हेडिंग बोलो, है ना, यानी कि ऑप्शन तो दो, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाई करने के बाद तुम क्या करोगे, पहले सेलेक्ट नहीं करोगे, पहले अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कोई ना करना है, ठीक है ना। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे ऐसे नहीं करना है, पहले इवेल्युएट करना है, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इवेल्युएट करने के बाद क्या करोगे, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, एक ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करोगे, फिर क्या करोगे, इम्प्लीमेंट द प्लान और फाइनली फॉलो। मुझे बताओ कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। इसी के साथ साथ बच्चों हमारा ये टॉपिक भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और एक लास्ट टॉपिक रह गया बच्चों, प्लान और टाइप्स ऑफ प्लान, ठीक है ना, वो उसी के ही सब टॉपिक्स है, ठीक है। तो अब ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं बचा है, मतलब समझो ना, एक हफ्ते से पहले ही हो जाएगा। इस चैप्टर का ना जो सिंपल पार्ट था बच्चों वो तो हो गया, अब हल्का सा टेक्निकल पार्ट है ना। तो कल से हम वो स्टार्ट करेंगे, इतना भी ज्यादा टेक्निकल नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है बस। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे।